Good morning and Jai Hind, geeky guys and girls. Last day we have studied about Daniel cell, and today we will try to understand the whole chemistry of Daniel cell. As I told you that in electrochemistry we study spontaneous reactions which produce electricity, and this is the device Daniel cell or voltaic cell or galvanic cell. So what the device is? The device is which converts. Now see here, it's a device. It's a device which converts chemical energy into electrical energy. दिस इज द डिवाइस डेनियल सेल. मैंने आपको बताया कि डेनियल सेल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि डेनिश डेनियल ने इस सेल को बनाया था. वोल्टिक सेल इसलिए नाम रखा गया क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट नहीं जा सकती. गैल्वेनिक सेल इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि गैल्वानोमीटर ही करंट इलेक्ट्रिसिटी को चेक करता है, इसलिए इसका नाम गैल्वेनिक सेल पड़ा. अब इस सेल को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है वो हमको जानना है. तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल? हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल? रिप्रेजेंट अ सेल सिंबॉलिकली. सांकेतिक रूप से किसी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? यहां जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है Zn2+ आयन लगाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है ये, और यहां इसका स्ट्रेंथ लिखते हैं, जो भी स्ट्रेंथ. इसके बाद डबल लाइन लगाते हैं, Cu2+ आयन होता है जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है कॉपर का, और यहाँ स्ट्रेंथ इसकी लिखी आती है. इसके बाद इस जगह पर कॉपर लगाते हैं. ये सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये बता रहा है कि ये सेल है. तो ये आपका एनोड होता है और ये कैथोड होता है. ये सेल को लिखने का मेथड है. और ये जो डबल लाइन दी जा रही है इसे हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं. ये सेल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है. तो सेल रिप्रेजेंट होता है इस रास्ते. एनोड को एक साइड लिखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लिखते हैं, उसका स्ट्रेंथ लिखते हैं. डबल लाइन जो है सॉल्ट ब्रिज को दर्शाता है. इसके बाद Cu2+ आयन लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं और इसका स्ट्रेंथ देते हैं. यहाँ Cu लिखते हैं लास्ट में. इस तरीके से हम लोग जिस सेल को बनाए हैं वो जिंक और कॉपर का सेल. इसमें जिंक और कॉपर का रॉड है जो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया है. उसका एक डेफिनेट स्ट्रेंथ है. तो अब हम लोग इसी सेल को नॉर्मल वे में फिगर से समझने का प्रयास करेंगे कि सेल फिगरेटिवली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए. तो सेल को फिगरेटिवली रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ तरीका ये होता है कि ये एक बीकर है मान लीजिए, इसमें हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, और इसमें हमने जिंक रॉड को डाला. ये आपका जिंक रॉड है. फिर यहाँ दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें कॉपर रॉड डालते हैं. ये कॉपर रॉड है आपका, कॉपर रॉड है, और इसमें जो सॉल्यूशन लिया गया है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन. अब यहां एक सॉल्ट पीस डालते हैं. ये प्लास्टिक की पाइप होती है और यहाँ प्लास्टिक की पोरस पाइप होती है. यहाँ पोरस प्लगिंग होता है, ये पोरस प्लगिंग है, इसमें छेद होते हैं. यहाँ भी पोरस प्लग लगाते हैं, ये छेद होते हैं. तो इसमें भरा क्या होता है? इसमें भी सॉल्यूशन भरा होता है और ये सॉल्यूशन होता है आपको नॉर्मली KCl NH4Cl. इसी के सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज में लिया जाता है. ये आपका सॉल्ट ब्रिज है. तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है ये हमें जानना है. सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या है, काम क्या करता है, ये समझना है. सॉल्ट ब्रिज
stops the reaction to come to equilibrium point. Stops the reaction to come to equilibrium point. To come to equilibrium point. equilibrium point. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रिएक्शन को आने से रोकता है। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रिएक्शन नहीं पहुंचेगा तो करंट इसमें लगातार जो है बहता रहेगा। अब हम लोग सर्किट ऊपर का बनाते हैं, यहाँ से सर्किट हमने बना दिया। यहाँ हमने वोल्टामीटर लगा सकते हैं आप, या गैल्वानोमीटर लगा सकते हैं, ये जानने के लिए कि करंट इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये व्यवस्था होती है एक सेल की, डेयरी सेल का। और रिएक्शन में हम लोग इसका रिएक्शन क्या होगा जैसा कि आप जानते हैं इसके बारे में। तो रिएक्शन इसमें रेडॉक्स चलता है। क्लास 11 पार्ट 2 एनसीईआरटी बुक, वेरी फर्स्ट चैप्टर इज रेडॉक्स। ये पहला चैप्टर था जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के बुक नंबर 2 का। वहां आपको इसके बारे में काफी कुछ बताया गया होगा। तो रेडॉक्स क्या है, यहां दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इन दोनों को एक साथ मिलाया गया। तो एक साथ मिला करके रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को साथ में मिलाया गया, रेडॉक्स बनाएंगे। अब रेडॉक्स जैसा शब्द हमने क्यों बनाया, हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्यों नहीं लिखते हैं, रेडॉक्स क्यों लिखते हैं, इसलिए कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, reduction and oxidation are simultaneous process। ये simultaneous process एक साथ चलते हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं चल पाएगा, दूसरे के बगैर पहला नहीं चल पाएगा, एक दूसरे के साथ चलते हैं। इसलिए इनका नाम हमने साथ में कंबाइन किया रेडॉक्स का। तो रेडॉक्स में निश्चित तौर पर जो पूरा रिएक्शन होगा तो इसमें दो हाफ रिएक्शंस होंगे। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन, क्योंकि आधा ही काम होगा इसमें, फर्स्ट हाफ रिएक्शन अगर आप ऑक्सीडेशन को कंसीडर करते हो तो सेकेंड हाफ रिएक्शन क्या होगा, सेकेंड हाफ रिएक्शन आपका रिडक्शन होगा। और इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो वन कंप्लीट रिएक्शन होगा, वन कंप्लीट रिएक्शन होगा। तो ये समझ लेना कि रेडॉक्स को साथ में क्यों नहीं रहता है, क्लास 11 में आपको बताया भी गया होगा। मैं फिर से ये सोच के बता रहा हूँ कि शायद आपके दिमाग से हट गया हो। तो रेडॉक्स साइमल्टेनियस है, एक साथ चलते हैं दोनों, ये कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि रिडक्शन कहीं चल रहा हो ऑक्सीडेशन कहीं और चल रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब रिडक्शन चलेगा तो ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टार्ट नहीं हो सकता तो रिडक्शन कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये इस वजह से, जैसे अभी हम लोग इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को आम जिंदगी में भी हमने देखा है, और फिल्मी पत्रिकाएं भी इस तरह के वर्ड्स का कभी कभी प्रयोग करती हैं। जैसे आपने एक बहुत छोटा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फिल्म पत्रिकाओं में एक शब्द चलता था सैफीना, आपने सुना होगा बॉलीवुड की पत्रिकाओं। ये सैफीना जो है ये वर्ड किससे बना हुआ है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ आपको। सैफ अली खान, ईना करीना। तो सैफ अली खान और करीना हमेशा एक ही साथ साथ दिखते रहे, तो इन दोनों शब्दों को साथ कर दिया गया, सैफीना बन गया। इस प्रकार से अगर आप बिहार में जाते हैं तो बिहार में एक विशेष किस्म का होटल आपको मिलेगा जो शायद भारत में कहीं नहीं मिलता, और उस होटल का नाम है कैफेटेरिया। हिंदी में लिखना समझिए, कैफेटेरिया। हम सभी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और भी बहुत सारे जगह को आप भी घूमे होंगे, मैं भी घूमा हूं, लेकिन कैफेटेरिया कहीं देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में ये होटल है, पटना में आपको कैफेटेरिया मिल जाए। अब कैफेटेरिया का सर्विंग मटेरियल क्या, वो क्या देता है, तो वहां आपको मिलती है चाफी पीने के लिए। ये बीवरेज जो उस होटल में मिलेगा वो चाफी मिलता है। चाफी क्या है, चाफी जो है चाय प्लस कॉफी। ये चाय बनाते हैं सर और लास्ट में इसमें फ्लेवर के लिए कॉफी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से शब्द बना चाफी। अब चाफी कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये उसमें कॉफी न डालें या चाय न डालें, दोनों जब तक पड़ेगा नहीं ये चाफी बनेगा नहीं। मामला कुछ ऐसा ही है। यहाँ जो रेडॉक्स है
क्योंकि रिडक्शन कभी अकेले शुरू नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन अकेले शुरू नहीं हो सकता, दोनों की आवश्यकता है, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए हम लोग इसे रिडॉक्स कहते हैं। वर्ड को आपस में हमने जोड़ दिया, जैसे हमने सैफीना को जोड़ा, जैसे हमने कैफेटेरिया चाफी को जोड़ा, उसी तरह का ये चीज है। अब रिडॉक्स रिएक्शंस के इंपॉर्टेंस को केमिस्ट्री में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्लास 11 का चैप्टर है जहां आपने इसको पढ़ा होगा। तो क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन का इंपॉर्टेंस आपको बताया गया होगा। तो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, पहले ये समझा जाए। रिएक्शन जो है मोस्ट प्रोमिनेंट रिएक्शन केमिस्ट्री का ये होता है। मोस्ट प्रोमिनेंट कहने का क्या मतलब कि जितने भी रिएक्शन होते हैं 95% रिएक्शन जो दुनिया में चलते हैं, ये 95% रिएक्शन रिडॉक्स हैं, और 5% रिएक्शन ही दूसरे रिएक्शन हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंस। हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में जानिए, आप बायोलॉजी पढ़े भी होंगे या 10th में आपने पढ़ा होगा। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में समझिए। बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी में, या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बॉडी में जो रिएक्शन होता है, जिसे हम लोग सामान्य रूप से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का कंप्लीट रिएक्शन क्या है? 100% रिएक्शन रिडॉक्स है। ये पावर है इस रिएक्शन का, इसलिए ये रिएक्शन काफी महत्वपूर्ण है और इसके सभी बातों को हमें बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का ये की रिएक्शन है। अब आगे यहाँ जो बात हो रही उसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो चल रहा है यहाँ, आप एक बात जानते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से बाहर निकाल देता, ये आपने पढ़ा। तो यहाँ रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन जो होगा, फर्स्ट हाफ रिएक्शन इसमें क्या है ये देखिएगा। फर्स्ट हाफ रिएक्शन, नर्नेस्ट का थ्योरम हमने आपको बताया कि पोटेंशियल कैसे डेवलप करता है, नर्नेस्ट क्या आइडिया इसके बारे में देता है। तो यहाँ जो फर्स्ट हाफ रिएक्शन होता है वो Zn जो है Zn2+ आयन में कन्वर्ट करता है विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपको बताया गया था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, इलेक्ट्रिकल डायलेयर्स इसमें बनते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डायलेयर के बनने के कारण इसमें पॉजिटिव चार्जेस बाहर से आते हैं और इस प्रकार इसमें एक पोटेंशियल डेवलप करता है और उसके कारण जो है करंट फ्लो करने लगती है इधर से। अब यहाँ उल्टी घटना घटती है, यहाँ Cu2+ आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद ये कॉपर में चेंज कर जाता है। तो ओवरऑल रिएक्शन सेल का क्या है? तो सेल के ओवरऑल रिएक्शन को निकालते हैं, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल। सेल का ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? तो जब हम जोड़ते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कट जाएगा और ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो सेल में चल रहा है वो Cu2+ हुआ और यहां से ये कन्वर्ट कर गया Zn2+ में और ये आ गया Cu। ये सेल का रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। और ये एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं कि 2 मेटल्स के बीच में जब सेल बनता है तो उनका ओवरऑल रिएक्शन क्या है, आप लिख के दिखाइए। तो इसमें याद रखना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वह पॉजिटिव आयन बनाता है और जो कम रिएक्टिव मेटल है उसके सॉल्ट का पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज करता है, ये ध्यान में रखना होता है। अब ये रिएक्शन हमने देखा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है आपको, चूंकि इस जगह पर हमने चीजों को देख लिया, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल जिंक है, तो जो सेल बना है उस सेल में Zn किस रूप में काम करेगा? Zn का पार्ट जो है वो एनोड बनेगा और जो कॉपर का पार्ट है, कॉपर के पार्ट के साथ जो हमने बनाया है वो कैथोड बनता है, ये कैथोड बनता है। अब यहाँ जो हम लोग ई सेल निकालते हैं तो E0 सिंपली हम लोग E0 सेल इज इक्वल टू क्या होगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो E0 का मतलब आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11 के कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ कहते हैं इसको हम लोग।
तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, तो E नॉट का मतलब स्टैंडर्ड होता है, तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हमको मिलता है। अब इस जगह पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हमको नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, उसका फंडा क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम को हम लोग अगर एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो जो सीरीज मिलता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन क्या होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन होता है इफ वी अरेंज the elements in increasing or decreasing order, decreasing order of their electrode potentials, then we get a series, of elements, which is called electrochemical series, इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ध्यान में रखिए, अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के घटते या बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को सजाते हैं तो एक सीरीज मिलती है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब यहाँ कुछ बात समझ लेने लायक है, इस सीरीज में जो विशेष बात है वो क्या है। मेटल्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, जितने मेटल हैं सबके सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो किस रास्ते जाएगा, वो ऑक्सीडेशन के रास्ते जाएगा। तो ऑक्सीडेशन इनका होता है, रीजन क्या है, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन होता है। तो मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मेटल ऑक्सीडेशन के रास्ते जाते हैं, इसलिए ये रिडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं, इसलिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स कहते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है एलिमेंट का वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है। हियर ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर नेगेटिव, यहां जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सबके सब नेगेटिव होते हैं, ये ध्यान में रखना। नॉन मेटल का केस अब हम देखते हैं। तो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये क्या किस रास्ते जाएगा, ये रिडक्शन के रास्ते जाता है। तो नॉन मेटल्स अंडरगो रिडक्शन में क्या होता है आपको पता है। अंडरगो रिडक्शन में जैसे मान लिया यहाँ हम लोग 2Cl लेते हैं माइनस, अब रिडक्शन में जाने के लिए रॉन्ग एग्जांपल सेट हो गए। ये क्लोरीन, अगर क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और Cl माइनस आयन में बदलता है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसलिए फैसिलिटी किसकी तैयार करेगा, ऑक्सीडेशन की फैसिलिटी तैयार करेगा, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन रिसीव किया जाता है किसी के भी द्वारा, किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है
तो वहां पोटेंशियल क्या माना जाता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का पोटेंशियल है और उसे हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो अब Cu2+ के पास ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर में टर्मिनेट करता है, जो हमारे रेडियल सेल में दिख रहा है। तो वहां ये घटना घटती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होगा कॉपर का, copper has positive electrode potential, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ये पूरी बात समझे आप, पूरी बात समझेंगे तभी ईएमएफ ऑफ द सेल आपकी समझ में आएगा, अन्यथा ईएमएफ ऑफ द सेल को आप गलत समझेंगे और आंसर हमेशा गलत निकाल देंगे। चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है इस विचार से कि यहाँ न्यूमेरिकल आना ही आना है, नर्नस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल हर साल आता है, तो इसलिए इसको समझ लेना बड़ा जरूरी है। यहाँ आप देखते हैं मेटल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, मेटल ऑक्सीडेशन में जाता है, कोई भी मेटल पॉजिटिव आयन बनाता है तो ऑक्सीडेशन के रास्ते ही बनाए, और इसलिए ये क्या होते हैं, ये इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं इसलिए इनका जो नेचर है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। अब जब भी ऑक्सीडेशन होगा किसी भी जब भी रिडक्शन होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, चाहे वो जो भी हो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर वो अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है, इसको ध्यान रखें। तो यहां हम देखते हैं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्लोराइड बनाता है। हमारे रेडियल सेल में क्या हो रहा था, Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कॉपर में चला जा रहा है। तो यहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या मिलेगा कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अब इस बात को रख करके देखते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हम पाते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल के फॉर्मूले पर ध्यान दीजिएगा। ईएमएफ ऑफ द सेल में हम कहें कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, या कैथोड कौन बना है, कैथोड या कॉपर बना है, एनोड कौन बना है, जिंक बना है। तो जिंक क्या कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इसका पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल होने के कारण ये जो पोटेंशियल है E ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, इसलिए इसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो Cu का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा Cu, ये क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। अब फॉर्मूले पर आए और फॉर्मूले को समझें। तो EMF ऑफ द सेल, अब यहां सब समझेंगे, न्यूमेरिकल बनाने में आपको काफी सुविधा मिलेगी। ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये टर्म जो है क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिल रहा है। यहां माइनस ये टर्म आपको क्या मिल रहा है, ये नोट नेगेटिव मिल रहा है। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाता है। दोनों टर्म के पॉजिटिव होने के कारण इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ईएमएफ ऑफ द सेल is always positive in value, always positive value, यह हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर इस बात को समझने में आपने कहीं से भी गलती कर दी तो आप ईएमएफ ऑफ द सेल जो है नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, और नेगेटिव आंसर आने का मतलब वो ऑटोमेटिक गलत हो गया, इसमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में ठीक से आना चाहिए। अब यहां हम लोग एक कॉन्सेप्ट उठाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे। कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। तो सीरियर कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे का कॉन्सेप्ट ये है, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज मोनोवैलेंट आयन, देखिए ध्यान से, in order to neutralize one mole of a monovalent ion, the
amount of charge, the amount of charge, the amount of charge required in Coulomb, Coulomb is called Faraday. Faraday. अब ये समझना, फैराडे कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी मोनोवैलेंट आयन को किसी भी मोनोवैलेंट आयन के एक मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना चार्ज कूलम्ब में आवश्यक होता है उसे हम लोग फैराडे कहते हैं। तो 1 फैराडे क्या होता है? 1 फैराडे विल बी इक्वल टू 96500 कूलम्ब। ये रफ मान लिया गया है, इसमें कोई वैल्यू कुछ और आती है, 448 आता है, लेकिन हम उसको नहीं, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली मुझको नहीं मालूम है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब, ये इसका वैल्यू। अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स जो कैलकुलेशंस आते हैं, 1 या 2 नंबर का कैलकुलेशन यहाँ से सेट किया था एवरी है। तो अब इसी जगह पर हम अपने न्यूमेरिकल को भी देखते हैं, जैसे जो केस हमारा था उसी पर बनाते हैं। कैलकुलेट the amount of charge, calculate the amount of charge required to neutralize Cu double plus ion. Calculate the amount of charge required to neutralize 1 mole of Cu double plus ion. तो डेफिनेशन जो कहता है कि मोनोवैलेंट आयन के एक मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 फैराडे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ 1 मोल तो लिया गया है, लेकिन आयन क्या डाइवैलेंट है, इसलिए रिक्वायर्ड फैराडे will be how much? Required Faraday will be 2F। ये 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि चार्ज 2 है, इसलिए हमने 2F लिया। अब इस जगह पर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो 2 × 96500 और ये कूलम्ब हो गया, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस आंसर को अब आप कैलकुलेट कर सकते हो 00। ये अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए कॉपर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये कैलकुलेशंस काफी आसान होते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है हमारी समझ में ठीक से आना चाहिए। नाउ यू कैन टेक वन थिंग एज होमवर्क में आप एक सवाल लिखे और उसे बना करके कॉपी में दिखाइएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये होमवर्क में मैं दे रहा हूं आपको। Calculate the amount of charge required to neutralize 3Al triple plus। यह बना के मुझको दिखाइएगा कॉपी में। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडे जिसको हमने पढ़ लिया। अब हमने डेनियल सेल को देखा, डेनियल सेल की फंक्शनिंग को देखा। अब ये जानना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे किया था, डिटरमिन कैसे किया था, ये जानना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू डिटरमिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल। हाउ टू डिटरमिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of metal। किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालें? जैसे हमने कहा कि हाँ कॉपर को हमने जिंक को डाल दिया इसके अंदर, और इसमें जो सॉल्यूशन लिया हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। जिंक रॉड इसको, इसमें ये आपका जिंक रॉड है, तो इस पर एक पोटेंशियल डेवलप करता है। इलेक्ट्रिकल डायलर के बनने के कारण, इलेक्ट्रिकल डायलर बनता है भीतर में नेगेटिव और बाहर में पॉजिटिव जो बनता है, इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल डेवलप होता है। अब ये पोटेंशियल कितना है इसका मेजरमेंट जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है?
क्योंकि आप किसी भी apparatus को इस पे लगाएंगे कहाँ, इसमें तो कोई ऐसी घटना नहीं घट रही जो साफ दिखाई दे आपको। इसलिए यहां एक बात समझ लेना है कि एब्स्ट्रैक्ट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एब्स्ट्रैक्ट मेजरमेंट ऑफ electrode potential of metal, potential of metal is impossible idea, is impossible idea, impossible idea। ये एक ऐसा आइडिया है, ऐसा विचार है इम्पॉसिबल। इसमें क्या हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। हमने ये केमिकली इस बात को समझा है कि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, इसमें चार्ज नेगेटिव का हो रहा है, बाहर में पॉजिटिव पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। और दूसरा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, जिसको आप इस पर लगाएं तो कोई रीडिंग मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब तक मेजर नहीं हो सकता है जब तक कि हम किसी सेल का निर्माण ना करें। जब हम सेल का निर्माण करेंगे तभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर होगा। तो अब so it is necessary to prepare a cell to determine the electrode potential of metal, in the electrode potential of an element, किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए यह जरूरी है कि हम सेल का निर्माण करें। और सेल में जब वोल्टामीटर लगता है तो वोल्टामीटर इसमें सेल में फंक्शन करता है, ये वोल्टामीटर है आपका। इस वोल्टामीटर के रास्ते हम सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जान सकते हैं। और अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, अब इस जगह पर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्राप्त किया जा सकता है। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? या तो मेटल क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, या मेटल कम रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से, या हमने हाइड्रोजन को एक रेफरेंस एलिमेंट लिया है। हाइड्रोजन इज रेफरेंस एलिमेंट। हाइड्रोजन को हमने रेफरेंस एलिमेंट क्यों लिया, ये एक बड़ा सवाल यहां खड़ा होता है। हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट इसलिए लिया है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ये मान के चलते हैं कि जीरो है, और एक्चुअल में ये जीरो से थोड़ा ही ज्यादा या थोड़ा ही कम होता है, तो नियर अबाउट जीरो होता है। अगर इसको मैथमेटिकली दिखाएं तो ये लिमिट टेंड्स टू जीरो है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का अगर देखा जाए तो इसकी लिमिट टेंड्स टू जीरो है। अब टेंड्स टू जीरो का मतलब ये हुआ कि ये जीरो नहीं है लेकिन जीरो जैसा है, ये हमको समझना है। तो मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है इसे हम देखेंगे। सी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कैसे बनाते हैं। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या किया जाता है कि एक इसमें हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, वाटर लेते हैं, और इस वाटर को एसिडिफाई करते हैं, लेकिन इसमें H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलना चाहिए, इसका H+ आयन 1 मोलर होना चाहिए। 1 मोलर अर्थात इसकी मोलारिटी 1 होनी चाहिए। इसके बाद यहां हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगाया गया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है आपका। तो इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर किसी और इलेक्ट्रोड को हम लगाते हैं, किसी दूसरे मेटल के इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, तो क्या H+ will attack on another metal, दूसरे मेटल पर H+ आयन अटैक कर जाएगा। लेकिन प्लेटिनम पर लगाया, प्लेटिनम पर ये अटैक नहीं कर सकता। वजह क्या है, प्लेटिनम इज अ नोबल मेटल, ये रिएक्टिव मेटल नहीं है। रिएक्टिव मेटल ना होने के कारण
H+ आयन इस पर अटैक नहीं करता। इसके बाद अब इसमें वायर गेज लगाया जाता है, इस तरीके से वायर गेज दिया जाता है और वायर गेज लगाने के बाद नीचे से इस पर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस इसमें बर्निंग कराई जाती है। ये आपका H2 गैस है एट 1 बार प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर, आप मानिए 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को बर्निंग कराया जाता है। अब जब हम सेल का कनेक्शन देते हैं किसी भी मेटल के साथ, मान लिया यहाँ हमने जिंक को ले लिया, कोई भी मेटल ले लिया, जिंक से कोई बहुत मतलब नहीं है, यहाँ हम सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं इस तरीके से। सॉल्ट ब्रिज बनाने के बाद यहाँ सपोज दैट हमने एक मेटल ले लिया M है और इसमें इसी का सॉल्यूशन हमने ले लिया, तो सॉल्ट ऑफ M लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इसकी सर्किट तैयार करते हैं, सर्किट तैयार करके हमने वोल्टामीटर लगा दिया, वोल्टामीटर लगाया। वोल्टामीटर लगाने के बाद अब क्या करेंगे, ये रिएक्शन होगा। तो दो कंडीशन यहां बनते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि M विल बी मोर रिएक्टिव, विल बी मोर रिएक्टिव। M क्या होगा, अगर मोर रिएक्टिव है तो घटना क्या घटेगी, M changes into Mn+ ion with the loss of n electrons, ये घटना घटेगी। और हाइड्रोजन के पास क्या होगा, H+ आयन जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपका, हाइड्रोजन सेल है, इलेक्ट्रोड जो है इसमें जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के ट्वाइस H, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके H2 बनेगा, ये बनता है। अब यहां हम लोग निकालते हैं E सेल, तो E सेल निकालेंगे तो E सेल इक्वल टू क्या होगा, E कैथोड माइनस E एनोड, ये लगाते हैं E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड इसमें कौन काम कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने कितना माना, 0 माना है, तो यहां क्या मिलेगा, ये 0 आ गया आपका। और इस जगह पर माइनस एनोड, तो एनोड क्या वोल्टामीटर में कोई वैल्यू आएगी और उसी वैल्यू को हम यहाँ पुटअप कर देते हैं, मानिए x आता है। तो इस प्रकार से E सेल जो है यहाँ -x, ये न्यूमेरिकल वैल्यू x हमने निकाल लिया। अब इसी रूप में अब इसका केस 2 देखते हैं, केस 2 में कौन सी घटना घटती है ये समझने की कोशिश करते हैं। केस 2 में मान लिया जाए कि ये केस 2 का केस है जिसमें मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो इस केस में क्या होगा, एनोड जो है हाइड्रोजन बनेगा, एनोड हाइड्रोजन बनेगा। तो एनोड जब हाइड्रोजन बनेगा तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन हीट से टूट जाए तो H2 जो है वो ब्रेक करके 2H बनाएगा और 2H जो है आपको 2H+ आयन बनेगा विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लीजिए यहां आपको M मेटल Mn+ इसका चार्ज है, तो ये n इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके क्या बन जाएगा, n इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके ये M में कन्वर्ट कर जाएगा। कन्वर्ट करने के बाद अब हम लोग E सेल के फॉर्मूला को फंक्शन कराते हैं। तो E सेल क्या होगा, E कैथोड माइनस E एनोड होगा। आपने एनोड को किस रूप में देखा है, एनोड आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एनोड होने की वजह से ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद यहां क्या आएगा, E कैथोड की वैल्यू आपको लिखनी होगी। E कैथोड का वैल्यू क्या होगा +x, ये पॉजिटिव x आएगा। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल्स की निकालते हैं। और मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के केस कहां बनते हैं, जब मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या बनेगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा। अगर कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो क्या बनेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा। और इस तरीका से सारे मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाले गए हैं। निकालने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएंगे जो आपको हमने बताया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर हम लोग काम करते हैं और उसके कुछ विशेष बातों को समझने का प्रयास करते हैं। अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किन बातों पर डिपेंड करता है ये हमें समझना है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स, डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, ऑन थ्री फैक्टर्स। ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मेटल पर। नंबर वन हीट ऑफ एटमोटाइजेशन है, हीट ऑफ एटमोटाइजेशन है। और नंबर सेकेंड इसमें आता है आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल। नंबर थर्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों बात के ऊपर इसकी वैल्यू डिसाइड करती है। इन तीनों का मिला जुला प्रभाव न्यूमेरिकली क्या होता है, उसी पर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालते हैं। और इन बातों को हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।